हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम एक ऐसी महिला की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में भी अपने हक की लड़ाई को छोड़ा नहीं था, उस लड़ाई को लड़ा था। और आगे चलकर ये जो लड़ाई है वो केवल उनकी लड़ाई नहीं रही, वो हिंदुस्तान की सारी महिलाओं की लड़ाई बनी। और आज जो आप देखते हैं कि मेंटेनेंस का अधिकार है हिंदुस्तान की सभी भारतीय महिलाओं के पास, हर वर्ग की, हर धर्म की महिलाओं के पास। उसके पीछे जो लैंडमार्क केस है, जो ऐतिहासिक केस है, वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का जजमेंट। जो केस आगे चलकर मिसाल बना, जो केस आगे चलकर आपके सेक्शन 125 सीआरपीसी को एक अलग प्रकार का जुरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड करता है। तो क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो केस है लाइमलाइट में आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस मूवी हक, जिसका काफी ज्यादा मीडिया में जिक्र हो रहा है। अब इस मूवी में जो फैक्ट्स उसको डिस्टॉर्ट किया गया है, एक्यूरेटली बताया गया है, वो तो आप ये वीडियो देखने के बाद समझेंगे। हम लोग चलेंगे केस के हिसाब से, केस में क्या टाइमलाइन रही है, क्या क्या चीजें हुई हैं उसके हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस का नाम है और ये 1985 का जजमेंट है। 1985 का वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क जजमेंट आप इसे कह सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मेंटेनेंस का जो जुरिस्प्रूडेंस है भारत में, वो इस केस की वजह से बदला है। मुस्लिम महिलाओं के पास से मेंटेनेंस का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो इस केस की वजह से संभव हो पाया है। क्योंकि उससे पहले पर्सनल लॉस को लेकर और क्या लॉ ओवरराइड कर पाएगा, इन सब चीजों को लेकर काफी सारे डाउट्स थे। अगर फैक्ट्स की बात करें तो 1932 की बात है, जब मोहम्मद अहमद खान और शाह बानो बेगम की शादी होती है, निकाह होता है। शाह बानो बेगम उस टाइम पे नाबालिग थी और माइनर थी, तब शादी होती है। और 1932 के बाद में 14 साल तक दोनों लोग साथ साथ में रहते हैं और इनके 3 बच्चे भी होते हैं। तो 14 ईयर्स तक तो इट वाज अ मैरिटल ब्लिस, गुड मैरिज। 3 चिल्ड्रन वर ऑल्सो बॉर्न फ्रॉम दैट वेडलॉक। 14 ईयर्स के बाद में मोहम्मद अहमद खान एक दूसरा निकाह करते हैं, क्योंकि मुस्लिम आदमी है और मुस्लिम आदमी 1, 2, 3, 4 तक निकाह कर सकते हैं। सेकेंड वाइफ के आने के बाद में शाह बानो बेगम की तरफ उनका व्यवहार थोड़ा बदल जाता है, इन टर्म्स ऑफ खर्चा देना, पानी देना, बच्चों की देखरेख करना। लेकिन उसके बाद में भी उन्हें डिजर्ट नहीं करता शाह बानो बेगम को। अभी भी दोनों बीवियां और उनके बच्चे साथ में रह रहे हैं और उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। 1975 में कुछ ऐसा होता है कि वो शाह बानो बेगम को डिजर्ट कर देता है, अबैंडन कर देता है। तुम अपना खाना खाओ, अपना देखो। हालांकि अभी भी मेंटेनेंस दिया जा रहा था, पैसा दिया जा रहा था कि घर चलाओ, हमारे बच्चे हैं, उनको देखो रेखो। ऐसा शाह बानो बेगम को लगता है कि मुझे इनफ पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे मैं बता दूं, मोहम्मद अहमद खान बड़े नामी वकील थे उस टाइम पर। काफी एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंटल बेस था इनका, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस था इनका। तो इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने खुद अपना केस लड़ा है। और जो शाह बानो बेगम है, उनके वकील जो थे रीने लतीफी थे। नेवरदलेस हम आते हैं वापस, तो 1975 में हम थे जहां पे इन्होंने शाह बानो को डिजर्ट कर दिया। अभी तलाक नहीं दिया है, डिजर्ट किया, अबैंडन किया है, मतलब साथ नहीं रह रहे हैं, प्रोवाइड किया जा रहा है। उस टाइम पे इनको 200 रुपए दिए जा रहे थे कि 200 रुपए में अपना घर चलाओ। शाह बानो बेगम को लगता है कि यार इतना पैसा तो नहीं सही है, जब इतना बड़ा वकील है और अपने दूसरी जो वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनको अच्छे से रख रहा है, तो मेरे बच्चे भी वो सब चीजें डिजर्व करते हैं। ये पहुंचती है इंदौर के कोर्ट के पास और ये 200 के अमाउंट को 500 रुपीज की डिमांड करती है। इस पूरी सिचुएशन के अंदर मैं बता दूं, मूवी में तो देखो यामी गौतम को कास्ट किया है, बट एक्चुअली शाह बानो बेगम की उस टाइम पे उम्र 62 साल की हो चुकी थी, 62 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी जब इनको अबैंडन किया गया था। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी शादी जब हुई थी तब ये माइनर थी, जब इनको अबैंडन किया गया तब 62 साल की उम्र हो चुकी है। एक 62 साल की महिला जिसने जीवन में कोई एक्सपोजर नहीं दिखा है, कोई एजुकेशन नहीं ली है, वो ऑल ऑफ ए सडन जाके कहाँ काम करेगी, क्या कमाएगी, मतलब उसको कुछ एक नॉलेज ही नहीं है। तो जीवन का आखिरी पड़ाव तो आ ही चुका है और कोई टूल्स नहीं है टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो 500 रुपए मेंटेनेंस को इंक्रीज करने के बारे में बात करती है वो कोर्ट में, लेकिन इससे परेशान हो जाते हैं मोहम्मद अहमद खान और इसको ट्रिपल तलाक दे देते हैं। तलाक 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 बोला गया और तलाक मिल गया। आज के समय में ट्रिपल तलाक असंवैधानिक हो चुका है शायरा बानो की केस की वजह से। उस टाइम पे असंवैधानिक नहीं था और उस टाइम पे ट्रिपल तलाक देकर मोहम्मद अहमद खान ने अपना छुटकारा लिया और अब मेंटेनेंस देना भी बंद कर दिया। इसके बाद ये पहुंचती हैं निचले कोर्ट इंदौर के और वहां पे इनको 25 रुपए का मेंटेनेंस मिलता है। जो पहले पति 200 रुपए दे रहा था, अब वो 25 रुपए कोर्ट ने बोला है आप देंगे। शाह बानो बेगम पहुंचती है हायर कोर्ट के पास में और वो इंक्रीज करके 179 रुपीज किया जाता है उस जमाने में। मोहम्मद अहमद खान को इससे प्रॉब्लम है, 179 रुपीज में क्यों पे कर रहा हूं, जबकि उस टाइम पे भी उनका एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत पैसा था इनके पास। ये खुद स्पेशली पिटीशन फाइल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पास में ये मामला पहुंचता है। इश्यूज ये राइज होते हैं कि वेदर वाइफ इन द डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूड्स डिवोर्स मुस्लिम वुमेन ऑल्सो। अभी आप कह रहे हो 129 सीआरपीसी के अंडर वाइफ को मेंटेनेंस देना, तो क्या उसमें डिवोर्स महिला भी, जो डिवोर्स वाइफ है वो भी वाइफ की डेफिनेशन में शामिल होगी क्या, या जो शादीशुदा वाली वाइफ है उसी को मेंटेन करना है?
दूसरा, क्या ये सीआरपीसी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ को ओवरराइड करने वाला है क्या? 125 सीआरपीसी क्या मुस्लिम पे अप्लाई होगा? क्योंकि मुस्लिम के तो अपने पर्सनल लॉज है और उसके हिसाब से मेहर की राशि पे कर दी, जो भी इद्दत पीरियड के दौरान जो मेंटेन करना था वो कर दिया। अब क्यों मैं मेंटेनेंस दूं? ये सारे सवाल खड़े हो रहे थे। Whether Muslim husband's obligation to provide maintenance for divorced wife is in the conflict of section 125 and Muslim personal law or not, ये सारे कुछ इश्यूज खड़े हो रहे थे। तो कुल मिला के दो सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर जो मेंटेनेंस वाइफ को देने की बात की गई है, वहां पे डिवोर्स वाइफ शामिल होती है या नहीं होती, और दूसरी चीज ये कि 125 मुस्लिम पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान के अपने पर्सनल लॉज है और उसके हिसाब से मेहर की राशि को रिटर्न कर दिया गया। अब यहाँ पे शाह बानो बेगम का जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की बेंच है, लीड कर रहे हैं, ये सीजेआई है उस टाइम पर, और इन्होंने वर्डिक्ट बहुत ही ऐतिहासिक दिया। इन्होंने कहा कि मोहम्मद अहमद खान की जो अपील है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, डिसमिस कर दिया, और ये कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये पूरे भारत पे अप्लाई होता है। ये किसी वर्ग के लिए नहीं है कि हिंदू पे अप्लाई हो रहा है, मुसलमान पे अप्लाई हो रहा है या इस पे अप्लाई हो रहा है, ये सारे के सारे भारतीयों के लिए बना है। इवन तो इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, पर इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, यानी कि जो क्रिमिनल लॉज है वो सब पर इक्वली अप्लाई होते हैं। अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो हिंदू की भी वही सजा है, मुसलमान की भी वही सजा है। तो जब ये हम लोग आईपीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सीआरपीसी के भी जो रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो क्यों सब पे अप्लाई नहीं होंगे? तो ये चीज बोली गई। और ये जो मुसलमान महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार मिलता है, और इससे पहले नहीं मिल पा रहा था काफी हद तक, क्योंकि पर्सनल लॉ ओवरराइड कर रहा था, मतलब इन प्रैक्टिस। तो ये कहा गया कि अप्लाई होगा, और हिंदुस्तान में जो मुसलमान महिलाएं रहती हैं उनको अपने जीवन काल तक मेंटेनेंस मिलेगा। आप इस तरीके से अबैंडन करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं खड़े कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाई टू ऑल सिटीजन irrespective of the religion without any kind of discrimination. The court clarified that section 125 subsection number 3 of the code of criminal procedure was applicable to Muslims as well. इसके अलावा emphasize किया गया कि in case of any conflict between 125 and Muslim personal law, 125 prevail करेगा। अगर कोई भी conflict आता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई बात बोल रहा है और 125 कुछ और बोल रहा है, तो हमारा 125 सीआरपीसी का सेक्शन prevail करने वाला है। अब देखो ये जजमेंट आया और लग रहा होगा कि बात खत्म हो गई होगी और मूवी तो यहीं पे एंड हो जाती है आई गेस, बट इसके बाद में काफी सारे प्रोटेस्ट होने लगे। मुस्लिम लीडर्स, काफी सारे और आदमी यहाँ पे मोर्चे में शामिल हुए, काफी हद तक कह सकते हैं वॉयलेंट प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। इन सबको शांत करने के लिए उस टाइम पे राजीव गांधी की सरकार थी, एक कानून को लेकर आती है कि एक बार इन प्रोटेस्टर्स को शांत करते हैं, और लॉ का नाम होता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ये लॉ भी अपने आप में कंट्रोवर्शियल लॉ है। इस लॉ में कहा गया है मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस इद्दत पीरियड तक मिलेगा। इद्दत पीरियड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद में जो वेटिंग टाइम पीरियड होता है तब तक मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो लॉ है राजीव गांधी सरकार का, वो शाह बानो बेगम के जजमेंट को नलिफाई कर रहा है। वहां पे कहा गया 125 सीआरपीसी के हिसाब से आपको मेंटेनेंस मिल रहा है लाइफ टाइम तक, जब तक आप जिंदा हैं। ये कह रहा है इद्दत पीरियड तक मिलेगा, तो मतलब आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई कर रहे हो। हालांकि आगे की कहानी मैं बताती हूँ। इसके बाद में शाह बानो बेगम के जो वकील है डेनियल लतीफी, वो एक पिटीशन फाइल करते हैं इस लॉ को असंवैधानिक घोषित करवाने के लिए, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करता है और कहता है कि यहाँ पे असंवैधानिक करने की जरूरत नहीं है इस लॉ को। इस लॉ के हिसाब से आप इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस दे दो, इद्दत पीरियड तक दे दो, लेकिन इस लॉ में ये नहीं कहा कि इद्दत पीरियड के बियॉन्ड नहीं दे सकते हो। तो उस हिसाब से आप 125 सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस दे दो, तो दोनों ही चीजें इंटैक्ट रहेगी। मतलब वैसे सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, इस टाइप की बात है कि इस लॉ के हिसाब से इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस दे दिया। यहाँ पे तो नहीं कहा कि इद्दत पीरियड के बियॉन्ड मिलेगा नहीं, तो उसके हिसाब से 125 में दे दो, तो दोनों ही चीजें इंटैक्ट रहेंगी। तो ये पूरी की पूरी समराइज्ड वर्जन है इस केस का। और आपका क्या ओपिनियन इस केस के बारे में, आपका क्या जुरिस्प्रूडेंस है इस केस के बारे में, उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। मूवी अभी आई है थिएटर में, काफी सारे फैक्ट्स आई गेस डिस्टॉर्टेड तरीके से भी दिखाए गए हैं और काफी सारी चीजें फिक्शनल भी बताई गई है, बट एसेंस वही है कि 125 सीआरपीसी जो है हर भारतीय पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। कोई भी वर्ग या कोई भी धर्म इसको बाइफरकेट नहीं करता है। तो यही है आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।